हमारे संविधान के निर्माण में कई प्रकार की समितियां और उप समितियों का निर्माण किया गया था। उसमें से एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे और इनका कार्य था कि अधिकारों की लिस्ट बनाना। इन्होंने विभिन्न देशों का अध्ययन किया, विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया और उसके बाद अधिकारों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की और इसको प्रेजेंट किया संविधान सभा के समक्ष। तो जब संविधान सभा ने देखा कि जो अधिकार हैं वास्तव में ये तो मिलने चाहिए लोगों को, पर इन अधिकारों को देने के लिए भी भारत के पास इतने संसाधन नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि इनको फोर्सिबल बनाया जा सके। तो इस समस्या का समाधान करते हैं संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव साहब। इन्होंने कहा कि हम अधिकारों को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। अधिकारों को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को हम मूल अधिकारों के तहत रख देते हैं, मूल अधिकारों के तहत रख देते हैं जिन्हें संविधान के भाग 3 में रखा गया और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखा गया और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराने की व्यवस्था कर दी गई, और दूसरा बनाया राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की श्रेणी में रख दिया और इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय को प्रतिबंधित कर दिया कि न्यायालय इन्हें लागू नहीं कराएगा। अधिकार दोनों थे, लेकिन एक अधिकार था जिन्हें फोर्सिबल बनाया गया अनुच्छेद 32 द्वारा और अनुच्छेद 226 द्वारा। लेकिन इस अधिकार को राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि राज्य के पास जब रिसोर्स होंगे या पूरी व्यवस्था को मैनेज करने के सारे इक्विपमेंट्स रेडी होंगे तो राज्य इन्हें समय समय पर देता रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को। पहले ही हमने बताया कि इसका प्रोविजन संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका प्रावधान है और हमने इंस्पिरेशन लिया है आयरलैंड के संविधान से और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इसका इंस्पिरेशन लिया और इन्हें लागू कराने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई गई और इनका उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य मीन्स वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए। और जो समिति बनी थी उस समिति के मूल अधिकारों की उप समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे और इन्हीं के उस पर बनी थी मूल अधिकारों की उप समिति। लेकिन इनके इस अधिकारों को हमारे संविधान के डीपीएसपी में स्थान दिया गया है। एक खास बात तो डीपीएसपी को लेकर यह है कि इनके जो अनुच्छेदों के प्रोविजन हैं, इन प्रोविजंस के आधार पर विद्वानों ने डीपीएसपी को 3 श्रेणियों में कैटेगराइज किया है। एक है समाजवादी, एक है उदार बौद्धिक और एक है गांधीवादी। तो हम इन्हीं को आज समझेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं अनुच्छेद 36 को। और अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा को बताता है और यह कहता है कि यहाँ राज्य का वही मतलब होगा जो अनुच्छेद 12 के राज्यों से मतलब है या आशय है। तो अनुच्छेद 12 में क्या प्रोविजन किया गया? अनुच्छेद 12 में राज्य के कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन राज्य होगा, जिसमें केंद्र स्तर की विधायिका मीन संसद
कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, इसी तरीके से राज्य स्तर की विधायिका और कार्यपालिका मीन्स राज्य स्तर के विधायक और राज्य स्तर के मंत्री, इसी के साथ लोकल गवर्नमेंट्स को शामिल किया गया है। और जो सेंट्रल लेवल की या स्टेट लेवल की अथॉरिटीज हैं उनको अनुच्छेद 12 में शामिल किया गया है। और यह भी है प्रावधान कि संसद को यह अधिकार है या संसद के पास यह अथॉरिटी है कि समय समय पर वह किसको जिसको चाहे वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में शामिल कर सकता है। तो वही जो अनुच्छेद 12 का संदर्भ में राज्य है, वही संदर्भ अनुच्छेद 36 का डीपीएसपी के सेंस में लिया जाएगा। अब अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। अनुच्छेद 37 प्रावधान करता है कि इस भाग को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मीन्स कि जो डीपीएसपी दिए गए हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जिस प्रकार से मूल अधिकारों की जो श्रेणी है उसमें यह प्रोविजन है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं तो वह सीधे कोर्ट जा सकता है और कोर्ट इनको फोर्सिबल बनाएगा। लेकिन अनुच्छेद 10 है डीपीएसपी का, वो सीधा प्रोविजन करता है कि राज्य की इच्छा पर यह निर्भर होगा कि वह कौन से डीपीएसपी को नागरिकों को दे रहा है, कौन से डीपीएसपी को नागरिकों को नहीं दे रहा है। यह राज्य के रिसोर्स पर डिपेंड करेगा, ना कि न्यायालय की निर्णय पर। तो डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब बढ़ते हैं जो समाजवादी डीपीएसपी है। समाजवाद का मतलब सीधा से है, यह है कि गरीबी का उन्मूलन करो, किसी के पास धन का संकेंद्रण ना हो, कोई असमानता ना हो, और जो निजी क्षेत्र है उसका उन्मूलन हो, और जो सरकारी क्षेत्र है इसको बढ़ावा दिया जाए, मजदूरों का विकास हो, मजदूरों के लिए काम की न्यायसंगत दशाएं हो, मतलब फ्री में चीजें दी जाएं। ये सारी बातें जहां पर आए वहां ये समझा जाएगा कि यह समाजवाद है। हमारा समाजवाद जो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में है या गांधीयन समाजवाद है, जिसमें गरीबी, निस्सहायता, इन सबको दूर करने की बात है। हमारे यहाँ गन से समाजवाद नहीं आएगा, बल्कि वोट से समाजवाद आएगा, बैलेट पेपर से समाजवाद आएगा, लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद आएगा। तो समझते हैं अनुच्छेद 38 को, जो कि प्रकृत रखता है समाजवादी टाइप के मूल डीपीएसपी से। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। आय, प्रतिष्ठा, अवसर में जो असमानता है इसको समाप्त करेगा। मीन्स यह हुआ कि राज्य को चाहिए कि वह जो लोगों में आय की असमानता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम है और समाज के कुछ वर्गों के पास धन ही नहीं है, वो निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार देखते हैं फ्री में गैस दे रही है, फ्री में गेहूं, चावल, आटा दे रही है। इसी तरीके से जो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा है वो समाज में यह माना जाता है कि ज्यादा है, और कुछ लोगों की जो प्रतिष्ठा है उसे कम माना जाता है। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि लोगों की जो प्रतिष्ठा है उसमें असमानता न हो। इसी के साथ साथ सुविधाओं की असमानता, किसी के पास हवाई जहाज से चलने के लिए व्यवस्था है और कोई बस से भी नहीं चल पा रहा है, उसके पास इतना किराया नहीं है। तो यह राज्य का कर्तव्य है कि ये जो सुविधाओं से कुछ लोग वंचित हो जा रहे हैं, समाज के कुछ लोग वंचित हैं, उन तक सुविधाओं को पहुंचाया जाए। तो ये था अनुच्छेद 38। अब मूव करते हैं अनुच्छेद 39 की तरफ। अनुच्छेद 39 यह प्रावधान करता है
कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन, मीन्स जीविका के पर्याप्त साधन हो, जीविका के पर्याप्त साधन हो। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य को यह चाहिए कि कोई नागरिक है वह अपनी जीविका चलाना चाहता है तो उसके पास इतने रिसोर्स हों कि वह अपनी जीविका चला सके। उसको इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए सरकार फंडिंग करे, या उसको लोन प्रोवाइड करे, या फिर सरकार उसको नौकरी दे जिससे उसकी जीविका चल सके। और सरकार का यह कर्तव्य है कि जो धन है, मनी है, इसका संकेंद्रण ना होने पाए। मीन संकेंद्रण का मतलब कि कुछ वर्गों के पास बहुत पैसा हो या संसाधन हो और कुछ के पास कुछ ना हो, कुछ खा के मर रहे हैं, कुछ बिना खाए मर रहे हैं। तो यह ड्यूटी है स्टेट की कि भाई देखो, और इस सरकार करती क्या है, धन के संकेंद्रण को बचाने के लिए टैक्स लगा देती है। क्या है, टैक्स के माध्यम से क्या है कि आपके पास एक सीमा से ज्यादा धन है तो आप इसको हमको दो टैक्स के रूप में, और हम इसी टैक्स को क्या करेंगे, लोगों के पास विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाएं देंगे। और ये जो जमींदारी उन्मूलन हुआ उसमें क्या था, लैंड लिमिटेशन एक्ट आया। ये क्या था कि जो उन लोगों के पास अधिक खेत थे, अधिक जोतें थी, उनसे एक सीमा के बाद जो भी एक्स्ट्रा जमीन थी उसको छीन लिया गया और उसको गरीबों में बांट दिया गया। ये क्या था, डीपीएसपी को लागू कराया गया था। इसी के साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति टी नाम का काम करते हैं तो इन दोनों लोगों को वेतन इक्वल दिया जाएगा। उसी तरीके से कोई महिला है, मेल है और फीमेल है, दोनों टी काम करते हैं तो जो सैलरी पुरुष को दी जाएगी वही सैलरी महिला को भी दी जाएगी। और इसमें प्रावधान किया गया है कि बच्चों और युवाओं के विकास के लिए राज्य काम करेगा। तो बच्चों के विकास के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के काम करती है, जैसे फ्री में शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, दोपहर में मिड डे मील भोजन भी देता है, कपड़े भी देता है, ड्रेस भी देता है, फ्री में किताब भी देता है। युवाओं के लिए देखिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाता है, विभिन्न प्रकार के योजनाएं तैयार करता है जिससे युवाओं का डेवलपमेंट हो सके। तो ये था अनुच्छेद 39। अब एक आर्टिकल है अनुच्छेद 39A। इसमें गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब समझते हैं, समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ अन्याय हो सकता है या होता है, लेकिन उस अन्याय के खिलाफ उनके पास न्यायालय में जाने के लिए फंडिंग की कमी होती है। तो वेलफेयर स्टेट का यह दायित्व होता है, लोक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व होता है कि उन गरीब लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है या उनके साथ ज्यादती हुई है, अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार से उनको न्याय मिल सके। अब हम अगला आर्टिकल समाजवादी लेते हैं। अगला समाजवादी आर्टिकल है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 प्रावधान करता है कि लोगों को काम पाने का अधिकार होगा, शिक्षा पाने का अधिकार होगा, बुढ़ापा में, बीमारी में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। मीन्स सरकार जैसे मनरेगा लाई है, वो क्यों लाई है, अनुच्छेद 41 को लागू करने के लिए, काम पाने का अधिकार। नरेगा में क्या होता है, एक निश्चित साल में एक निश्चित दिन तक आपको कार्य मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो पैसा सरकार देगी। तो क्या हो रहा है, वो अनुच्छेद 41 को लागू कर रहा है। इसी तरीके से शिक्षा का देने की बात की गई अनुच्छेद 41 में। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो अनुच्छेद 21
ए में रखा गया है, क्या है ये, डीपीएसपी को लागू किया गया है। इसी तरीके से बुढ़ापा में सरकार क्या करती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, लोगों को फ्री में दवाएं देती है। तो अनुच्छेद 41 का यही प्रावधान है कि लोग बीमार हैं, उनके पास काम नहीं है, काम को दो, शिक्षा दो, बेकारी बेकारी या बेगारी की अवस्था से उनको मुक्त करो। अब अगला अनुच्छेद समझते हैं जो समाजवादी संदर्भ में है, वह है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 42 और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम्स में यह आर्टिकल पूछा गया है। इसमें कहा गया है काम की न्याय संगत दशा होनी चाहिए और लोगों को, महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। क्या, काम की न्याय संगत दशा, काम की न्याय संगत दशा और प्रसूति सहायता। समझते हैं इसको, काम की न्याय संगत दशा का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है तो उसको ऐसे एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाए जहां पर वह काम करने की अवस्था हो, वो जेल की तरह उसे ना रखा जाए, चहर दीवारी के अंदर बंद करके ना रखा जाए। उसे पानी पीने की सुविधा हो, उसे भोजन करने की सुविधा हो, उसे कुछ समय तक रेस्ट करने की सुविधा हो, समय पर उसका वेतन दिया जाए। ऐसा एनवायरनमेंट ना हो कि वहां पर जहरीली गैसें निकल रही हैं, वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कई बार या न्यूज आती है कि कोयला खदान में कई मजदूर मर गए, या वो रैट, चूहे की तरह जो खोदने की व्यवस्था होती है उसमें गए थे, वहां पर मीथेन गैस का सिक्रेशन हो गया जिससे उनका दम घुट के डेथ हो गई। तो इन्हीं सब का प्रोहिबिशन किया गया है। और इसमें अगला बात क्या गया है, क्या कही गई है, प्रसूति सहायता। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं जब बच्चों का जन्म देती हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ असिस्टेंट प्रदान किया जाए। तो विभिन्न राज्यों के द्वारा महिलाओं को डिलीवरी के समय, उसके पहले भी कुछ पैसा दिया जाता है, बाद में भी दिया जाता है, और उनको अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको डिलीवरी के कुछ समय पहले छुट्टी दे दी जाती है, और लास्ट में भी छुट्टी दी जाती है। तो क्या है, प्रसूति सहायता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी पूरी देखरेख सरकार करता है। इसी के लिए तो कहा जाता है कि व्यक्ति राज्य की गोद में जन्म लेता है और राज्य की गोद में ही मरता है, क्योंकि जन्म लेने से पहले भी राज्य तो उस बालक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है, और बच्चा बड़ा हुआ तो उसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जिसमें मिड डे मील है, कपड़े की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था करता है, और युवा अवस्था में उसे विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। रोजगार नहीं दे पाता है तो भत्ता देता है। उसके बाद जब उसकी डेथ होती है, वो वृद्ध होता है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन स्कीम देता है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो सरकार या राज्य उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ पैसा देती है। अब अगला समाजवादी अनुच्छेद समझते हैं, अनुच्छेद 43, जिसमें प्रावधान किया गया है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी प्रदान की जाए और उनका सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि काम के बदले निर्वाह मजदूरी मिले, निर्वाह मजदूरी मिले। इसका मतलब यह हुआ कि आपने किसी से 8 घंटे काम कराया और 8 घंटे में उसे आपने 200 रुपए दिया, और उसकी 200 रुपए में जो डेली रूटीन की खर्च है वह पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये निर्वाह मजदूरी नहीं हुई, बल्कि आपने उससे बेगारी तरीके से या बलात्श्रम टाइप से कराया। तो इसी के लिए मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया है कि इससे कम आप किसी काम के लिए पैसा देंगे ही नहीं, सैलरी देंगे ही नहीं। और इसी तरीके से प्रावधान किया गया है कि जो ये व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके सामाजिक और जो सांस्कृतिक अवसर हैं, उनको समाज में इक्वलिटी मिले, समाज में उनका एक स्टेटस रहे, उनके जो सांस्कृतिक अवसर हैं वो भी उपलब्ध कराए जाएं। तो ये थे कुछ समाजवादी डीपीएसपी
जिन्हें हमने आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं कि जो समाजवादी डीपीएसपी है वो आपके समझ में आया होगा।